अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब है सुबह के 7 बज गए, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला। अरे ओ बहू, ओ प्रीति बहू, अरे बस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुल के जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है लखनपुर में रहने वाली माला, अंधी सास। माला मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान की तेज है। मंदिर के शंख बजने से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू प्रीति। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मूंग डलने लग जाती। अरे ओ बहू, तो घर में है भी या चल बसी? हाय राम, ऐसा न को सासू माँ, दिन में एक बार तो माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, ऐसे कान से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने। आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू के पराठे, मसाले वाली गर्मा गर्म चाय, पनीर के पकौड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3-4 घंटे सोया करो, इसलिए मैंने आज सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह क्या स्वाद है बही बहू, ये तो ब्रजवासी की जलेबियाँ है ना? तो कह रही थी कि तूने बनाया है। ऐसा वो मैंने ब्रजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी ना। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रख कर आई हूँ ना। प्रीति फौरन ही उठकर वहां से रसोई में भाग जाती है। माला को फिर भी प्रीति पर थोड़ा शक आता है। प्रीति ऐसे ही रोज अपने पति के पैसे को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाया है। और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में प्रीति पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़कर निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जान से मिलने जा रही हूँ। प्रीति हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ़ बनाकर बाहर अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु से मिलने जाती, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, कहता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। हिमांशु, तुम भी ना बिल्कुल एंटिक पीस हो। यार प्रीति, हम ऐसे कब तक चुप चुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना ये दिलवाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद कर कर मुझ पे भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात रमन बहुत खुश अपने ऑफिस से आता है। माँ, प्रीति, एक खुशखबरी है, ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। हुर्रे! अरे वाह, जिक जिक जियो मेरे लाल। अब तक एक बड़ा सा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाह, मतलब अब दुगुना तिगुना चौगुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल के 12 महीने दिवाली होगी। वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन रमन।
थैंक यू, लेकिन इस खुशखबर के साथ साथ एक और बात भी है। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होगा। बिजनेस मीटिंग है, लगभग एक हफ्ते तक वहीं रहना होगा। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि आप मुंबई घूम भी लेंगे। कहते हैं ना, रात में मुंबई की सड़कें और नज़ारा काफ़ी सुहाना होता है। वाकई में, ले जा इसे भी अपने साथ। अब मैं तो ठहरी अंधी। डॉक्टर ने कहा है रोशनी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बात करती हो सासू माँ? आप भी भला अपनी सास को मैं क्या छोड़कर जाऊंगी? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? पड़ोसन करने आएगी। रमन, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए अलग से एक सूटकेस भर के तोहफे लाना। ऐसे तो बस तोहफे ही दे रहो, चाहे वो तीज हो, त्योहार हो या कोई आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लेना। देख रमन बेटा, कैसे कैंची की तरह चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत हो जाइए, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा। बस। रमन अगले सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर प्रीति सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया। अभी मैं चुपके से मेरे हिमांशु को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। प्रीति अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे से हिमांशु को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारकर सो रही होती है, तो वो बहू की आवाज़ सुनकर तुरंत बैठ जाती है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है बहू के कमरे में से आ रही है। लेकिन नहीं, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ। देख रही होगी कोई भूत या फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। हाँ, ये सिलसिला रोज चलता है और सास को रोज लगता है कि प्रीति टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक जब प्रीति बाहर जाती है तभी सास सो के उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर खुश हो जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तक गजब हो गया। मेरी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। बहू, अरे ओ बहू, प्रीति बहू कहाँ मर गई? देख तो, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब तो मैं झड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी और अब मैं रोज अपने भगवान जी को भी देख सकती हूँ। प्रीति। सास अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए पूरा घर तलाशती है, लेकिन प्रीति उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नज़र तिजोरी पर पड़ती है, जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे याद है, रमन ने कहा था कि घर खर्च के लिए वो 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पैसे प्रीति ने अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए होंगे। पैसे को पानी की तरफ बर्बाद करते फिरती है। आने दो उसे, फिर देखती हूँ उसे। तब तक मैं अपने भगवान के दर्शन करके आती हूँ। हाँ। सास मंदिर जाती है, अच्छे से दर्शन करती है और खुशी खुशी वापस घर की ओर चल देती है। जहाँ रास्ते में उसकी नज़र मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी अपनी बहू पर पड़ती है, जो हिमांशु के साथ वहाँ पर बैठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है और ये यहाँ इस किसके साथ बैठी है? पता तक करना पड़ेगा। अब सास चुपचाप आगे बढ़ती है और वहीं पास के एक पेड़ के पीछे चुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो हिमांशु, कल मेरा पति आने वाला है। आज रात तुम आना और हम पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर देंगे। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर पर, उसे भी हम अपने साथ लेकर भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग।
बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का इस मुफ्त खर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तब मेरे बेटे का लूट कर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अब घर पे अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। सास वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब प्रीति लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होने का नाटक करती है। अरे ससुमा, व्हाट्सअप? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो रमन की याद आ रही थी। अरे ससुमा, इतना लोड क्यों ले रही हो? वैसे भी वो कल तक तो वापस आ ही जाने वाले हैं ना, फिर क्यों खामखा परेशान हो रही हो आप? वैसे भी कल से आप दोनों माँ बेटे अपने रोने के दिन वरना शुरू कर देना। क्या कहा? अरे मेरा मतलब है वो कल जब आएंगे 1 हफ्ते के बाद तब कर लेना भरत मिलाप, गले मिलकर जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगाकर मालिश तो कर देना बेटा। 2 दिन बाद 7 पंडितों का खाना खिलाना है, इसके लिए मसाला भी तो तैयार करना है, सिलबट्टे पर ही पीसना है इसको, घर के पीसे शुद्ध मसाले चाहिए। हाँ, लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आनाकानी ना करना वरना रमन को फोन करके बता दूंगी। हाँ, सास अपनी बहू से जानबूझकर सारा काम करवाती है और न चाहते हुए भी प्रीति का सारा काम करना पड़ता है। आखिरी बार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करवा लेती हूँ इस नासपिटी करमजली से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इसे एक दिन में कैसे सूखी मिर्च बनाती हूँ देखना। सारा दिन काम करके प्रीति अपने कमरे में जाती है और रात को हिमांशु पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा सामान? माल जल्दी निकालो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्रीति और हिमांशु मिलकर सारा सामान लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां सास और रमन आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर प्रीति और हिमांशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमन, तुम सासू माँ, आप देख सकती हो? कैसे? तुझे क्या लगा तू हमें इस तरह चुना लगाकर आसानी से बचकर निकल जाएगी? नहीं प्रीति, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है ना, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। बहुत बहुत गलत किया तुमने। और तू लंगूर हिमांशु, तेरी तो ऐसी की तैसी। बचाओ, माफ कर दो भैया, मामा माफ कर दो। हिमांशु हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन रमन उसे नहीं छोड़ता। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और प्रीति और हिमांशु को फ्रॉड और चोरी के केस में अरेस्ट करवा देता है।